स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के आर्थिक आजादी स्पेशल एपिसोड में। हर दिन हम आपको इस हफ्ते बता रहे हैं आर्थिक आजादी पाने के टिप्स, और आज इसी कड़ी में बात होने वाली है युवाओं की आर्थिक आजादी को लेकर। यंग इंडिया या फिर मिलेनियल्स का फाइनेंशियल प्लान कैसा हो, आर्थिक तौर पर आजाद होने के लिए आप कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें, और युवाओं का आर्थिक आजादी प्लान बनाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग और रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ हैं। दोनों का ही स्वागत करते हैं हमारे आज के इस खास पेशकश में। मोहित और हर्षवर्धन, वेलकम। हम हर दिन मनी गुरु में एक आर्थिक आजादी से जुड़ा हुआ स्पेशल एपिसोड दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, और खास तौर पर मिलेनियल्स को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वही आने वाले टाइम में और अभी भी देश की बागडोर संभाल रहे हैं। मिलेनियल्स खास तौर पर जब थोड़ा बहुत लोगों को मालूम तो है, लेकिन मोहित, मैं आपसे शुरू करूं। अगर मिलेनियल्स आजकल का काफी ज्यादा इन वर्ड है, बट बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें, ये मिलेनियल्स होते कौन हैं? जी स्वाति, आई थिंक देखिए, जितनी जनरेशन्स हुई थी 1946 के बाद से उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो 1946 से 65 के बीच में जो जन्मे उन्हें हम बूमर्स कहते हैं। 1965 से 1980 के बीच में जो जन्मे उन्हें हम जनरेशन एक्स कहते हैं। 1981 से लेकर 1996 तक जिनका जन्म हुआ उन्हें मिलेनियल्स कहा जाता है, और जनरेशन वाई भी कहा जाता है। और 1996 के बाद में जिनका जन्म हुआ उन्हें जेन जी कहा जाता है, या फिर जनरेशन जी बोल लीजिए आप उन्हें। तो ये है डेफिनेशन। तो 1981 से लेकर 96 तक, मतलब कि 40 साल की ऊपर वाले लगभग जो लोग, 40 साल के आसपास वाले जो लोग हैं, 30 से 40 के बीच में, वो आपके मिलेनियल्स हो गए आज की अगर बात करें तो। ओके, तो 40 साल तक की उम्र के हैं अगर, या फिर सिंपल अगर आप 1981 से 1996 के बीच में पैदा हुए हैं तो आप अपने आप को मिलेनियल माने, या फिर जनरेशन वाई हम कह सकते हैं। और जो 97 ऑनवर्ड्स अब तक पैदा हुए हैं वो जेन जी अब हो गए हैं। कुछ लोग जो अभी भी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, या फिर वो युवा जो कि अब कुछ समय के बाद नौकरी की तलाश में जाएंगे। लेकिन मिलेनियल के फाइनेंशियल प्लानिंग की चर्चा करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि टाइम काफी ज्यादा बदल गया है, फाइनेंशियल प्लानिंग के हमारे आयाम काफी ज्यादा बदल गए हैं, उसमें जुड़ भी गए हैं काफी सारे स्टेजेस। और इस तरीके की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है जो हमारे जो पेरेंट्स किया करते थे, शायद जो मिलेनियल्स है या युवा पीढ़ी है वो थोड़े से मतलब कह सकते हैं उसको, वो बदल चुका है वो समय। इसलिए हर्षवर्धन, यूजुअली कैसे गोल्स के लिए एक मिलेनियल को प्लान करना चाहिए? हमें मालूम है कि हाँ, एक जो कन्वेंशनल गोल्स हुआ करते थे कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, या फिर जब हमारे बच्चे होंगे, बच्चों की पढ़ाई शादी को हमें टेक केयर करना है। पर शायद मिलेनियल की फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे गोल्स जुड़ गए हैं। तो आप इसके बारे में हमें बताइए कि एक मिलेनियल की फाइनेंशियल प्लानिंग किन लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमती है? वेल स्वाति, अगर हम बेसिक फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें काफी बदलाव नहीं हुआ है। सो एसेंशियली जो रूल्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, वो बदलाव नहीं होते। उसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसमें आपको ऑब्वियसली डेवलपमेंट्स मिलते हैं कि पहले जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे और आज जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसमें बहुत अंतर है। सो उसमें आपको ऑप्शन और चॉइसेस मिलते हैं। लेकिन अगर हम मिलेनियल्स की बात करें, सो एसेंशियली ये एक ऐसा पीरियड है लाइफ का जिसमें आपके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कमिटमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसमें अगर हम बातें करें कि आपके जो गोल्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी अगर हम लिस्ट बनाएं, तो आपको पता चलेगा कि उनके जो खर्चे हैं वो ऑलमोस्ट पीक पे होते हैं अराउंड दिस टाइम। तो अगर आप 20s में हैं तो एक जो बेसिक रूल्स आपको जो फॉलो करने हैं, एक पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप 20s में हैं, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप जो फाइनेंशियल हैबिट फॉर्म करेंगे इसे आप लगातार आगे लेके जा सकते हैं। और अच्छी हैबिट अगर आप अभी फॉर्म करते हैं, एक जो बेसिक रूल्स बोलते हैं ना, अगर आप उसे फॉलो करें तो आप एक बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल जर्नी पे एम्बार्क होते हैं, और ये आगे जाके आपको कितना ज्यादा फायदा दे सकता है उसका आपका अनुमान नहीं लगा सकते। अगर हम 30s की बात करें, जो 30s में, लेट 30s में है, तो उनके ऊपर बच्चों की पढ़ाई के खर्चे होते हैं, उनके रिटायरमेंट प्लानिंग भी ऑफकोर्स वो अभी तक अगर शुरू नहीं की तो करने की जरूरत है। ऐसे काफी खर्चे आते हैं और काफी गोल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको
पूरी फुलफिल करनी होती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्टेज है, 20s एंड 30s जो मिलेनियल्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें आप जो हैबिट फॉर्म करेंगे, ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी को डिफाइन करेगा आगे जाते हुए। बिल्कुल सही बोला आपने। और क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इंडिया एट 75, तो आगे आने वाले 20-25 साल जब इंडिया एट 100 होगा, तो यही वो मिलेनियल है जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से, अपनी मेहनत से भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मिलेनियल्स की फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब मिलेनियल्स के लिए यहाँ पर इनफैक्ट जैसा हर्षवर्धन बता रहे थे कि कुछ कन्वेंशनल या पुराने ट्रेडिशनल जो हमारे जो पेरेंट्स होते थे, उनके पेरेंट्स होते थे, पूर्वज जो होते थे, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, बच्चों की पढ़ाई शादी, ये प्लानिंग तो करते थे, लेकिन उसमें कुछ और भी एस्पेक्ट जुड़ गए हैं। तो वो मिलेनियल के जो मनी मंत्रा हैं जो उनको अपनाने चाहिए मोहित, वो कौन से हो सकते हैं? क्या मिलेनियल्स को भी उनके पेरेंट्स की तरह उसी रूट पर चलना चाहिए कि हाँ, पहली सैलरी से पहला निवेश करे, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले, या फिर उसमें और भी ज्यादा कुछ एडिशंस होने चाहिए? देखिए स्वाति, जैसा हर्ष ने बोला, कुछ टाइमलेस प्रिंसिपल्स होते हैं पर्सनल फाइनेंस के जो कि चेंज नहीं होते हैं, तो उससे मैं बहुत तरह से अग्री करता हूं। बट हालांकि मिलेनियल एक ऐसी जनरेशन है जहां पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक रिसर्च में पाया गया कि जो मिलेनियन लोग हैं वो कम से कम 150 बार दिन में अपना फोन चेक करते हैं। इस जनरेशन पर अब तक का सबसे भारी कर्जा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन लोन, इन टर्म्स ऑफ होम लोन और सब कुछ। तो इन्हें सबसे ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है कंपेयर टू एनी अदर जनरेशन। तो अगर मैं कुछ प्रिंसिपल्स की बात करूं, जैसा कि आपने बोला कि मिलेनियल्स को क्या देखना चाहिए, तो देखिए मेरी सबसे पहली राय यही रहेगी इस जनरेशन के लिए कि जैसा कहा जाता है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारिए। पर मेरा ये मानना है कि इस जनरेशन को जरूरत है जितनी चादर हो उससे थोड़ा कम पैर पसारे, और कम से कम एक जो फंडामेंटल रूल होता है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, अपनी सैलरी का 10 से 20% या मिनिमम 20% तक अमाउंट हर महीने डिसिप्लिन तरीके से एक एसआईपी में डाले। ये एक फंडामेंटल रूल है और ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि इस जनरेशन को सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो मिलावटी प्रोडक्ट से बचें, यानी कि कहीं पर भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स ना करें। इन दोनों लाइंस को बिल्कुल अलग अलग रखें, इन दोनों को पूरी तरह से सेपरेट रखें और इन्हें आपस में शामिल ना करें। मैंने देखा है अक्सर इसी जनरेशन के लोग हैं जो बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि जहां पर इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस मिले हुए होते हैं स्वाति, और वो प्रोडक्ट्स कभी काम नहीं करते हैं। राइट, तो दोनों को आप हमेशा अलग अलग रखिए। तीसरा, मुझे लगता है यही जनरेशन है जो सबसे ज्यादा स्टॉक स्पेकुलेशन में फंसी हुई है। तो यहाँ पर मेरी राय यह है कि इस जनरेशन को चाहिए कि वो जिन्हें स्टॉक समझता है, जिन्हें पूरी तरह से रिसर्च आता है, जानकारी है, वो तो जरूर जाइए, बेझिझक होकर जाइए। बट अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं है, इतना समय नहीं है, तो सिर्फ एक छोटा सा पॉट अलग रखिए, जो भी हो सकता है आप निर्धारित करिए वो कितना हो सकता है, और उसी के साथ खेलिए। आप एक बहुत बड़े अमाउंट के साथ में आपको स्टॉक मार्केट में जाना नहीं चाहिए या उससे बचना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर मैंने देखा है अक्सर ऐसे लोग बहुत बड़ा पैसा गवाते हैं मार्केट्स क्रैश में और फिर वो कभी वापस निवेश की तरफ नहीं आते। चौथा, मुझे ये भी लगता है स्वाति कि यहाँ पर इमरजेंसी कॉर्पस का जो कॉन्सेप्ट है, अगेन टाइमलेस कॉन्सेप्ट है, पर वो बहुत कम देखा गया है। तो हर ऐसे यहाँ पर ये मिलेनियल पे नहीं बट सब पे लागू होता है कि आप कम से कम 3 से 6 महीने की अपनी सैलरी को एक इमरजेंसी कॉर्पस में बना के रखिए और उसे एक अलग से रखिए। और लास्ट, मुझे लगता है कि सब किसी को, चाहे वो इस प्रोफेशन से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, थोड़ा सा फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप एक अच्छा एडवाइजर रखेंगे बेशक, पर उसकी बातों को समझने के लिए भी आपको थोड़ी सी पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इस जनरेशन को थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है, उन्हें खुद से भी थोड़ा रिसर्च और थोड़ी एजुकेशन बढ़ानी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं हुआ, क्योंकि आजकल तो DIY इन्वेस्टमेंट का जमाना है और एट द क्लिक ऑफ बटन आप अपने फोन से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। उसके बाद फिर कई जो लोग हैं वो पछताते भी है कि हम किसी के कहने पर या पर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर लिया जहां पर उन्हें नहीं करना चाहिए था। और आजकल तो जल्दी पैसा कमाने के बहुत सारे जो विकल्प हैं वो लोगों के पास आ गए हैं। तो अनरेगुलेटेड तरीके भी हैं पैसे कमाने के, जिससे कि मिलेनियल काफी ज्यादा आकर्षक हो रहे हैं। लेकिन हाँ, हमें कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन अवेयर रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। आई थिंक एक बात से शायद हर्ष आप भी
इत्तेफाक रखें, जिसका जिक्र मोहित ने भी किया, इमरजेंसी नीड्स जो होती हैं। और क्योंकि हम शायद इस बात में इतनी ज्यादा उलझे रहते हैं कि हमें आज से 20 साल के बाद कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, लेकिन आज से महीने भर के बाद या 6 महीने के बाद हमारी जरूरतों का क्या होगा उसका शायद हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। हो सकता है लोग अवेयर हो रहे हो। तो इमरजेंसी नीड्स के लिए सही तरीका क्या है पैसे इकट्ठा करने का? आपने सही कहा कि जो हम बातें करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, आप देखेंगे सब जगह एक ही चीज कही जाती है कि फ्यूचर में आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आपके खर्चे किस प्रकार बढ़ेंगे, तो आपको पैसे बचाने की जरूरत क्यों है। लेकिन अगर आप एक थोड़ा सा ध्यान दें, हम बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये पैंडेमिक जो कोविड रिलेटेड लॉकडाउन हुए थे, उसकी वजह से जो जॉब कट्स हुए थे, पे कट्स हुए थे, सैलरी लेट आ रही थी लोगों की, अगर हम सिर्फ वो पीरियड को अगर ध्यान में लाएं वापस, तो आपको समझ में आएगा कि इमरजेंसी फंड की कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। सो ये एक अंडरस्टेटमेंट है कि कोई कहता है कि बस मेरे पास इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं है, इनफ पैसे है, सैलरी आ रही है, जॉब सिक्योर्ड है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट मिलेनियंस जो हम बात करते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर होती है कि अगर आपकी सैलरी या इनकम नहीं आती है तो बहुत सारी चीजें उस पर असर आती है। तो यस, जैसे मोहित ने कहा कि 3 से 6 महीने के जो आपके खर्चे हैं या आपकी इनकम है, दोनों का कोई भी एक हिसाब लगा लें और उस हिसाब से आप एक कॉर्पस बनाएं। पैंडेमिक में फिर से आऊंगा, एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा कि लोगों को लगता है कि हम पैंडेमिक से निकल के आगे भी निकल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, पैंडेमिक एक ग्लोबल इवेंट था और वो पूरी कंट्री या पूरे विश्व को अफेक्ट कर रहा था। तो गवर्नमेंट्स ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड उन्होंने इंसेंटिव्स दिए थे, स्कीम्स लाई थी ताकि लोगों पे बर्डन कम आए। फॉर एग्जांपल, लोन्स की जो रीपेमेंट थी उसे मोरेटोरियम इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई की तरफ से। ये अगर सिर्फ आपके साथ कोई पर्सनल दुविधा होती है तो ऐसी कोई सरकार आपको कोई स्कीम देने नहीं वाली, तो उस समय आपको अपने आप के लिए खुद के लिए तैयार रहना है और वही कारण है कि आपको इमरजेंसी फंड्स होने की जरूरत है। अब जो हम बात कर रहे थे कि और आपका सवाल था कि किस प्रोडक्ट्स में कैसे हम इन्वेस्ट करें। तो पहले हुआ करता था कि भाई आपको खुद से जमा करना है, अभी भी आपको जमा करना है, देयर इज नो डाउट, लेकिन उसमें जमा होते वक्त लगेगा। तब तक आपके पास जो फैसिलिटीज है, जो हम बोलते हैं कि प्रोग्रेस हुई और चीजें आई हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, उस पर लिमिट्स हैं, तो यस, बहुत प्रूडेंटली आपको यूज करना है। लेकिन वो एक ऑप्शन है कि वर्स्ट के सिनेरियो, जब तक आपका इमरजेंसी फंड बनता नहीं है तब तक आप वो यूज कर सकते हैं। लोन्स की पॉसिबिलिटीज है आपकी एग्जिस्टिंग बैंकर्स के साथ में, ओवरड्राफ्ट लिमिट्स मिल सकती हैं। सो ये एक ऑप्शन है, लेकिन इट डज नॉट टेक अवे कि आपको खुद का इमरजेंसी कॉर्पस बना के रखना है। ओके हर्ष, मुझे आपको क्या लगता है कि कौन सी कैटेगरी में एक इमरजेंसी फंड का पैसा पार्क करना चाहिए? बिकॉज हमें मालूम है कि बहुत सारी जगह हैं जहां पर आप सबसे ज्यादा लिक्विडिटी के लिहाज से पैसे रख सकते हैं, पर आपकी पसंद हर्ष कौन सी होगी इमरजेंसी पैसा रखने की? मैं कहूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखते हैं तो उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो गए या लिक्विड फंड्स हो गए। ये एक ऑप्शन है जो इमरजेंसी कॉर्पस पार्क करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। कारण ये है कि उसमें आप धीरे धीरे पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट जैसे आप करते हैं वैसे उसमें एसआईपी कर सकते हैं, ताकि धीरे धीरे आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाए। जब आपको रिडीम करना होता है, आपको T+1 ट्रांजैक्शन डेट प्लस अगले दिन में आपको पैसे आपके अकाउंट में आ सकते हैं। तो लिक्विड फंड्स एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स जो है, ये एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे आप अपना लिक्विड फंड, इमरजेंसी फंड जिसमें पार्क कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड का पैसा आप म्यूचुअल फंड में रखना चाहते हैं तो उसके कुछ रिकमेंडेशन हर्षवर्धन ने दिए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद डेट फ्री लाइफ जीनी है तो मिलेनियल्स को कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे करना जरूरी है आजकल के टाइम पर, इस पर भी चर्चा हम आगे जारी रखेंगे और मोहित और हर्षवर्धन से उनके पसंदीदा फंड भी जानेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। युवाओं का आर्थिक आजादी मंत्र कर रहे हैं इस पर खास चर्चा। मनी गुरु के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा, मोहित गांग। मोहित, जिक्र यहाँ पर हर्षवर्धन ने क्रेडिट कार्ड्स का किया था। क्रेडिट कार्ड से याद आता है कि जब क्रेडिट कार्ड का आप समय पर बिल अदायगी नहीं करते हैं तो आप पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। और वैसे भी हमें मालूम है कि जो मिलेनियल्स हैं वो काफी ज्यादा डेट में डूबे हुए हैं, इसलिए भी क्योंकि ऑफकोर्स हर चीज पर लोन अवेलेबल है आजकल, तो क्रेडिट कार्ड से आप इजीली स्वाइप कीजिए और उसके बाद आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं।
तो लोन मैनेज करने का, कर्ज मैनेज करने का मिलेनियल के लिए सही तरीका क्या हो सकता है जिससे वो कर्ज के बोझ के तले ना दबे? देखिए स्वाति, ये बात बिल्कुल सही है कि ये वाली जो जनरेशन है मिलेनियल वाली, इनके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है। अगर आप देखें जो बूमर्स थे जो कि अब 65 साल के ऊपर हो चुके हैं, उनके पास बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो कि मोस्टली रियल एस्टेट, गोल्ड, इस तरह के फाइनेंशियल एसेट्स हैं और वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। उनके बाद की जो जनरेशन्स थी, उनके पास जो कॉस्ट एस्केलेशन आया, जो इन्फ्लेशन आया, आज अगर एक आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो उसकी पढ़ाई की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है, तो सबको लोन लेना पड़ रहा है। आज जितने भी आप ड्यूरेबल्स देखते हैं सब लोन पे परचेज हो रहे हैं। इनफैक्ट लोग मोबाइल फोन भी लोन पर ले रहे हैं, हर चीज किस्तों पर मिल रही है, राइट? तो यहाँ पर जो गोल्डन प्रिंसिपल्स है अगेन, कि आप लोन जितना हो सके अवॉइड करें, एटलीस्ट हाई कॉस्ट लोन। मेरा ये स्ट्रिक्टली मानना है कि कोई भी लोन अगर वो 8 या 9% से ऊपर है तो वो लोन लेने लायक नहीं है। जो कि स्पेशली आपके पर्सनल लोन्स होते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के लोन्स होते हैं, वो पूरी तरह से अवॉइडेबल है। जब तक कि लोन आपका रेंज 6% से 8-9% तक है तो वो एक बेरेबल रेंज है, राइट? कभी भी आप उसका ईएमआई मिस मत करिए, आपके सिबिल स्कोर्स इससे खराब होते हैं, राइट? और जितना हो सके जो भी आपके लक्ष्य है, अगर आपको एक हॉलिडे के लिए भी जाना है जिसके लिए आपको लोन की आवश्यकता लगेगी, या फिर आपको अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन चाहिए, या आपको बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, या फिर रिटायरमेंट जो आपका सबसे बड़ा गोल है, सबके लिए प्लान करके पहले से पोर्टफोलियो अगर निर्धारित कर लेंगे और उसके सामने उसी तरह का प्लान बनाकर, फाइनेंशियल प्लान एक अच्छे से बनाकर अपनी एसआईपी शुरू करके उस गोल और उस लक्ष्य के लिए अगर आप एक पूंजी को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको लोन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जिसे हम गोल बेस्ड प्लानिंग बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस में, उसकी पूरी तरह से आवश्यकता है। और वो करना सारे ही मिलेनियल्स हो या चाहे कोई भी हो, उनके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। आप निर्धारित करिए अपनी अवधि, 5 साल आपको ये ट्रिप करना है, उसके लिहाज में एक एसआईपी या 2 एसआईपी आप शुरू करिए किसी अच्छे फंड का चुनाव करके, और वहां पर आपको कभी भी कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्वाति। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट, निवेश से भी पहले का जो एक स्टेप है हर्षवर्धन, वो है इंश्योरेंस प्लानिंग का। वैसे भी भारत में हमारा जो इंश्योरेंस का दायरा है वो अभी भी काफी ज्यादा कम है। उसमें भी मिलेनियल्स को अगर हम देखें, क्या ये एक नंबर बढ़ा है विद इन इस एज ग्रुप कि वो बढ़ चढ़कर इंश्योरेंस ले रहे हैं, खासतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस पे रुचि ले रहे हैं, टर्म प्लान खरीद रहे हैं, और लगभग और इट्स नॉट ओनली कि खरीद रहे हैं, पर्याप्त इंश्योरेंस ले रहे हैं, और कितना होना चाहिए वो एक पर्याप्त अमाउंट? स्वाति, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अवेयरनेस है इंश्योरेंस की, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन हम कहेंगे कि आप सही मायने में और सही अमाउंट का इंश्योरेंस ले रहे हैं, वेल वो एक थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रीमियम को देख के अटक जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं पैसे भर रहा हूँ और मुझे कुछ वापस नहीं आएगा, तो मैं क्यों अभी इंश्योरेंस लूं? और वो फिर से वो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी की तरफ जाते हैं, ये कहते हुए कि अगर मैं अभी प्रीमियम भर रहा हूँ और 10 साल 20 साल बाद कुछ नहीं हो तो मुझे कुछ पैसे वापस आएंगे। तो इसमें अभी थोड़ा वक्त लगने वाला है कि हमें इसकी मास एक्सेप्टेंस हो कि इंश्योरेंस मतलब प्योर प्रोटेक्शन, उसमें आपको कुछ भी वापस नहीं आना चाहिए, दैट इज द इंटेंट। और जहां तक हम मिलेनियल्स की बात कर रहे हैं, तो आप हमने अभी तक बात की है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो एक एक्चुअली वर्किंग प्राइम वर्किंग एज होती है और उनमें उनपे बहुत सारे लोग और बहुत सारी खर्चे डिपेंडेंट होते हैं। तो इंश्योरेंस लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोगों को अच्छा ना लगे, टॉपिक ऐसा है कि लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि लोग उनके पीछे पड़े थे, उनके रिश्तेदार, दोस्त वगैरह उनका इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं। लेकिन आप जितना उसे नापसंद भी करें, आपको इंश्योरेंस पोर्टफोलियो पूरा करना है। और अगर आप प्रीमियम की वजह से नहीं कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि मैं प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रीमियम भरना अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसकी वजह से अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस होगा, तब आप डेफिनेटली उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप मेडिक्लेम का प्रीमियम भरने के लिए कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर कुछ बीमारी हो गई तो आप ये सोचिए कि हॉस्पिटल का खर्चा कहाँ से निकालेंगे जब आपके पास प्रीमियम भरने के पैसे नहीं थे। तो इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह के इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए? एक है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो आपका मेडिक्लेम कहते हैं, वो एडिक्वेट होना जरूरी है। सिर्फ 2-4 लाख रुपए से नहीं होने वाला, कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट बढ़ते जा रहा है। तो आप आज की तारीख में सुपर टॉपअप का एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल, जिससे आप 20 लाख 50 लाख का पॉलिसी ले सकते हैं। तो पूरे परिवार को सुरक्षित करें मेडिक्लेम से। आप डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेना जरूरी है, जो अगर कोई भी कमाता हुआ इंसान की एक्सीडेंट या इलनेस की वजह से डिसेबिलिटी होती है तो उसके लिए स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। तो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लीजिए, क्रिटिकल इलनेस, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, और लास्ट ऑफ कोर्स टर्म प्लान। वो एक लाइफ कवर है। अगर आप कमाते हुए इंसान है और आप पे डिपेंडेंट है कोई लोग, तो आपको एक इंश्योरेंस लेना होगा, ताकि अगर आप ना भी रहें तो परिवार के जो खर्चे हैं वो चलते रहें। सो इंश्योरेंस एक पोर्टफोलियो बनाना
बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और आजकल के टाइम पे हमें ये भी मालूम है कि एक सिंगल इनकम से या फिर एक सीमित आय से काम नहीं चल सकता, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है मोहित। तो ऐसे में और ये एक्चुअली कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के का जो टैलेंट है वो आजकल के मिलेनियंस में बहुत ज्यादा है। तो मल्टीपल इनकम होना या मल्टीपल जगह काम करना, उससे आय लेना शायद मिलेनियल्स के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो वो एक तरीका हो सकता है अपने कैश फ्लो को मैनेज करने का, या फिर कहीं पर जो डेफिसिट अमाउंट है या अगर थोड़ी ज्यादा आय की जरूरत है उसको मैनेज करने का। जी स्वाति, बिल्कुल। अगर सही मायने में आप देखें कि वेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो वो डेफिनेशन यही है कि आपकी पैसिव इनकम इतनी होनी चाहिए जो कि आपकी एक्टिव इनकम बंद होने पर आपको पूरी तरह से आत्मनिर्भर रखे। राइट? अगर आपने इतनी पैसिव इनकम बिल्ड कर ली है कि अगर कल को आपकी सैलरी बंद भी हो जाती है या आपकी जो बेसिक आय है वो बंद भी हो जाती है, तो अगर आपका घर पूरी तरह से चलता रहे, जो खर्चे आप अभी कर रहे हैं वो चलते रहे, वो बरकरार रहे, तो आपने सही मायने में वेल्थ अटेन कर ली है लाइफ में। राइट? एंड दैट्स द बेसिक डेफिनेशन। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा सक्षम है। ये मल्टीपल चीजें कर रही है। साथ में आप देखिए अलग तरह से सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव है, वहां पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, नए नए तरह के प्रोफेशंस बाहर आ गए हैं। एक एक जमाना था जब सिर्फ 3 या 4 प्रोफेशंस पता होते थे स्वाति, सबको पता होता था चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, और उसके आगे शायद किसी की लाइफ नहीं थी। पर अभी आप देखिए इतने तरह तरह के प्रोफेशंस हैं कि मल्टीपल इनकम के बहुत सारे सूत्र खुल गए हैं, और उसी में सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है आपका इन्वेस्टमेंट इनकम। तो आपको एक ऐसा कॉर्पस बनाने की जरूरत है। मान लीजिए आप में दूसरा कोई टैलेंट नहीं है, आप दूसरा कुछ काम नहीं भी करना चाहते हैं, बट अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को इतना बड़ा बनाइए धीरे धीरे इकट्ठा करके कि वहां से जो आपकी डिविडेंड इनकम हो, या वहां से जो आपकी रेगुलर अर्निंग्स हो, या वहां पर जो आपका कॉर्पस इकट्ठा हो, वो इतना हो जाए कि आपको कभी अपनी एक्टिव इनकम की जरूरत ही ना पड़े। तो सबसे बड़ा लक्ष्य पर्सनल फाइनेंस का यही होता है। और जो रिटायरमेंट की प्लानिंग भी होती है स्वाति, वो उसी तरह से की जाती है कि कल को जब आपके सारे इनकम्स बंद हो जाएंगे तो आपके पास में इतना कॉर्पस बचना चाहिए कि जो आपकी रिटायर्ड लाइफ है 20 साल, 25 साल या 30 साल की, वहां पर आपके पास में इनफ एंड मोर रहे और आप अच्छी तरह से उसका निर्वाह कर सकें। तो वो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए अगर आप कुछ दूसरा नहीं कर रहे हैं साइड में, तो आपको म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में निवेश करना ही होगा, और एक अच्छा इक्विटी पोर्टफोलियो, एक अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो ओवरऑल जिसमें इक्विटी और डेट का मिक्स हो, वो बनाना पड़ेगा। ओके हर्षवर्धन, मैं अब आपसे आपकी पसंद के फंड जानना चाहूंगी। आपने इमरजेंसी के लिए तो फंड बता दिया था कि कैसी कैटेगरी में कौन से फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर बाकी जरूरतों के लिए, चाहे फिर वो रिटायरमेंट के लिए हो या बाकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, उसमें अलग अलग कैटेगरी से कौन से फंड्स आज आप दर्शकों को रेकमेंड करने वाले हैं? बिल्कुल स्वाति। सो मैंने शुरू किया था लिक्विड फंड्स एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड से, जो इमरजेंसी या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, बहुत ही अगर कोई शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है उसके फुलफिल कर लेगा। स्कीम के नाम भी अगर आप चाहती है मैं बता सकता हूँ। तो टाटा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या यूटीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ये इस कैटेगरी के फंड्स हैं जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब अगर हम इक्विटी की तरफ बात करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स, जो रिटायरमेंट हो गया या कोई भी आपके 5-10 साल आगे जो आपके लक्ष्य है, उसमें आपको इक्विटी ओरिएंटेड अगर फंड्स लेते हैं तो वेल्थ क्रिएशन की जो पॉसिबिलिटी है इन्फ्लेशन को बीट करने की, वो बढ़ जाती है। तो उसमें आपको 3 कैटेगरी के फंड्स दे दूं। लार्ज कैप फंड्स ऑफ कोर्स आपके पोर्टफोलियो का एक बेस बनता है। उसमें एक निफ्टी, एक इंडेक्स फंड बता सकता हूं मैं, और एक एक्टिवली मैनेज फंड। सो एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स है। और एक मेरा एसेट लार्ज कैप। मिड कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, ये भी एक इंडेक्स फंड है और इसमें एक एक्टिव स्ट्रेटेजी भी आप ले सकते हैं, जो मिड कैप के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल भी है। ऐसा नहीं है कि आपको इंडेक्स स्ट्रेटेजी ही मिड कैप में रखनी। तो एक्सिस मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप एंड इंटरनेशनल फंड, ये एक और आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, ताकि आपको एक फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन भी मिलता है कि उन्हें जहां वैल्यू दिखता है वो पिकअप कर सकते हैं। तो पराग पर एक फ्लेक्सी कैप एंड इंटरनेशनल कैटेगरी में भी एक इंडेक्स एज एन ऑप्शन इज मच बेटर। सो कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। एक अगर हाइब्रिड मॉडल में जाना है जिसमें आपको एसेट एलोकेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आप खुद से कर सकते हैं तो इक्विटी डेट लेते हैं, नहीं कर सकते तो एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में आप पैसे लगा सकते हैं, जो इक्विटी डेट में फ्लक्चुएट करते रहता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट वैल्यूएशन। तो डायनेमिक बॉन्ड फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड जो कैटेगरी है, उसमें आईसीआईसीआई अप्रूव बैलेंस एडवांटेज फंड या तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड।
ओके, और मोहित एंड में आपके पसंदीदा फंड्स, आपके चॉइस जो आप बताएंगे? स्वाति क्विकली बताता हूँ। इमरजेंसी के लिहाज से मुझे मनी मार्केट फंड्स अच्छे लगते हैं। वहां पर आदित्य बिरला सन लाइफ मनी मार्केट और प्रू आईसीआईसीआई मनी मार्केट फंड। आपको लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से मुझे लगता है दो कैटेगरीज जो सभी को लेनी चाहिए अवश्य, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो कुछ भी हो सकता है। वो दो कैटेगरीज है, एक अच्छा इंडेक्स फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड, यहाँ पर आप आईडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई का चुनाव कर सकते हैं, सबसे लो एक्सपेंस इंडेक्स फंड्स हैं। और दूसरा आप एक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, इसमें कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिड और स्मॉल का आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड या फिर प्रू आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। और तीसरा आपको टैक्स प्लानिंग के लिहाज से ईएलएसएस फंड लेना पड़ेगा, वहां पर आप मिराए एसेट टैक्स सेवर या डीएसपी टैक्स सेवर ले सकते हैं। और एक अच्छा एसेट एलोकेशन, अगर आप खुद से अपना एसेट एलोकेशन करना चाहते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड, वहां पर आप टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हैं। ओके, बहुत धन्यवाद करेंगे हर्षवर्धन आपका, और साथ ही मोहित आपका भी हमारे साथ मनी गुरु आजादी स्पेशल एपिसोड में शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।